जी तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। थोड़े से टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ था, तो दोबारा से हम कनेक्ट हो गए हैं। तो देखते हैं आज हमारे पास जो है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर हमने बात करनी है कि हमारे पास जो है मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने एक साइंटिफिक मेथड जो है बायोलॉजिकल मेथड उसे हमने कंप्लीट स्टडी किया है और उसके अकॉर्डिंग हम अब देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो इस मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम बायोलॉजिकल मेथड के एग्जाम्पल के तौर पर मलेरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑल डिजीज, जितनी भी डिजीज हैं वो तमाम की तमाम कंसिडर होती हैं एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो उनमें से एक जो है ये एक मलेरिया भी है जो आज से चंद साल पहले अगर देखा जाए तो बहुत एक डेंजरस, जिस तरह आज कोरोना वायरस है इस तरह मलेरिया भी एक बहुत वबाई मर्ज था और बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से डेथ हो गई थी। तो इसलिए हम इसे स्टडी करते हैं, इसे हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या चीज़ बायोलॉजिकल मेथड को फाइंड आउट करते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम क्या फाइंडिंग करेंगे इसके अंदर, किस तरह से करके हम इसको सॉल्व करेंगे एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जस्ट सुनना है आज, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर ही आज। ठीक है। तो कुछ मैंने प्रिपेयर किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। या तो ये है कि आप लोग वीडियो को दोबारा रिप्ले कर लीजिएगा, आपके पास डाउनलोड फॉर्म में दोबारा से अवेलेबल होगी, तो उस वीडियो को आप स्टॉप करके डिफरेंट जगह पे तो है वो आप दोबारा से देख सकते हैं, उसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है वो आज मैं आपको लिखवा दूंगा और बाकी के जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको कल इंशाल्लाह जिस तरह चैप्टर कंप्लीट होता है उसके साथ साथ आपको लिखवा दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टडी ऑफ मलेरिया की। आप सब स्टूडेंट्स जो हैं आज जो लाइव हैं, अभी तक चैट ओपन नहीं हो रही, इसे भी डिस्कस करते हैं साथ साथ। आप सबने बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा हुआ है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। ठीक है जी। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है इसके अंदर आपने जो है वो कंप्लीट डिस्कशन की हुई है, किस तरह एक हमने रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपने हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और डिफरेंट इसके रिडक्शन बनाई है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन किया है, फिर आपके पास कंट्रोल ग्रुप है, फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसके बाद आपने रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट की है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट के बाद आपने समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, और ये सारे आपके जो है समराइजेशन, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, ये सब आपके एक सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी के अकॉर्डिंग है कि इन मेथड्स को फॉलो करते हुए हमने किस तरह से करके, इन मेथड्स को फॉलो करते हुए हमने किस तरह करके अपना जो है वो मलेरिया को स्टडी करना है। मलेरिया को स्टडी करते हुए हम किस तरह ये कह सकते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे किस तरह से करके। ठीक है जी। तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे हमारे पास जो मेथड है बायोलॉजिकल मेथड उसे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास मलेरिया इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे कि मलेरिया जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है। ले जी, आपके मैसेजेस मेरे पास ऑन हो गए हैं, हम देखते हैं जी। तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी। तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स वगैरह 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 वगैरह। ठीक है। ले जी, तो हम बात करते हैं आज के एक्सपेरिमेंट की। मलेरिया को कंसीडर किया जाता था कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहले सिंपल वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को जो भी हमें देख रहे हैं। मलेरिया जो सबसे पहले था, अगर देखा जाए कि एक बुखार था, एक फीवर था। मतलब आप कंसीडर करें ज़रा उस टाइम पीरियड के अंदर या उस एज में आप चले जाएं कि जब कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई हमारे पास लैब नहीं है या इस तरह का मैकेनिज्म आपके पास नहीं है, तो उसके अंदर आपके पास ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आपने एक मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उस सारे मेथड को हम फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर क्या है जी, हमारे पास मलेरिया। ठीक है जी।
अब उसको हम कहेंगे कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अभी हो जाता है ठीक, बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है लेकिन अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम कंसीडर ये करते हैं कि हम उस टाइम पीरियड में हैं कि जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, वालेकुम अस्सलाम अक्सा। अच्छा जी, हम उस टाइम पीरियड में हैं जब साइंटिफिक बेसिस बहुत ज़्यादा नहीं है और मतलब इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन और चीज़ें नहीं डेवलप हो सकी जितनी अब हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब सिंपल फीवर, मतलब लोगों को फीवर होता है और लोगों की डेथ हो जाती है। फीवर हुआ, डेथ हो गई, फीवर। अब वहां पे जो लोग साइंटिस्ट थे उस दौर के, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये फीवर ऐसा क्या फीवर है कि जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के पहले की बात है वहां पे। तो तब ये डिजीज जो है वो मतलब थी। तो मतलब अभी सारी बैकग्राउंड हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर लाइन वाइज हम इसे स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे और हर एक साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन और सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि वो उन्होंने सोचा कि ये कोई आम बुखार नहीं, जिस तरह अब कोरोना वायरस है ना, वैसे तो और भी बहुत सारे वायरसेस हैं। मतलब एक फ्लू का सिंपल वायरस भी है, जिससे सिंपल फ्लू होता है और उससे हमें मतलब कुछ नहीं होता, वो एक वीक के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन जो कोरोना वायरस है, इस वायरस की वजह से जो फ्लू होता है या आपके जो लंग्स के ऊपर इशू होता है, वो जो है बहुत डेंजरस है, ठीक है। और उसका इफेक्ट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म है और इवेंचुअली अगर आपका इम्यून सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं करता तो आपकी डेथ हो जाती है। जी फातिमा, अब आवाज आई थिंक कुछ बेटर होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह से डील करेंगे। सबसे पहले तो उस दौर के जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पीरियड के, उन्होंने ये कंसिडर किया कि जी हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह का काम करें, कोई ऐसा, मतलब इंसान की एक नेचर है, कुदरती तौर पर इंसान की एक नेचर है। लें जी, ये आवाज का आपका इशू हल हो जाता है। इंसान की एक नेचर है कि हम फाइंड आउट करते रहते हैं हर चीज को। हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे पास जो भी चीज है, जिस भी चीज को देखते हैं, बेसिक पे जाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा जी अगर सेब जमीन पे गिरता है तो क्यों गिरता है, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। और इसी तरह डिफरेंट पानी जमीन पे गिरता है ऊपर से, उसकी रीजन क्या है, ठीक है। परिंदे जो है वो हवा में उड़ते हैं, उसकी रीजन क्या है, हम रीजनिंग। तो इंसान बेसिकली, हर इंसान एक साइंटिस्ट पैदा हुआ है, अगर आप कंसीडर ये कर सकते हैं तो साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये कंसीडर ये किया जाता है कि साइंटिस्ट इंसान एक है। लेकिन अब इस साइंटिस्ट की बेस पे आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ लोग जो इसके ऊपर वर्किंग कर जाते हैं वो जो है ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं, ठीक है जी। तो वहां पे अब बात ये थी कि इसकी अब ये तो हो गया रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हो गया हाँ जी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये बुखार। उस वक्त नहीं पता था मलेरिया है या क्या है, किस वजह से होता है, क्या रीजन हैं। अब हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस काम के ऊपर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट थिंग्स थी, डिफरेंट लोग थे, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस थी, ठीक है। और उन हाइपोथेसिस के ऊपर हमने वर्किंग करनी है और उनमें से जो सरवाइव करेगी वो आगे जाएगी, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन होगा, उस पर डिफरेंट चीजें होंगी और उस पर एट द एंड उसके ऊपर साइंटिफिक लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये वर्किंग शुरू की। उन्होंने कहा कि मलेरिया इसका नाम कैसे पड़ा। माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड्स, इनका मतलब ये होता है कि बुरी हवा। पहले ये देखिए ना, अब डिफरेंट हाइपोथेसिस बन रही हैं। असल में होता क्या है, जहां पे गंदे पानी के तालाब, अब हमें तो रियल पता है ना कि ये मॉस्किटो के अंदर एक जरासीम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। ये बाद में पता चला, उस वक्त नहीं पता था। और मॉस्किटो पे पता है गंदे पानी के ऊपर होता है, ठीक है। जो आम अभी डेंगू तो अब आया ना, उससे पहले का। बैड एयर, बुरी हवा, मतलब बदबूदार हवा, इस तरह की हवा जो ताफुन ज़्यादा होती है और इस तरह की एरिया जहाँ पे पानी खड़ा है वहां से आ रही है, कहते उसकी वजह से मलेरिया होता है। हालांकि उसकी वजह से नहीं है, लेकिन उसका लिंक जरूर है। लिंक किस तरह के, वहां पे गंदा पानी खड़ा है, उसके ऊपर मच्छर है, मच्छर जो है मॉस्किटो इज अ वेक्टर इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडियम एज वेल एज इन केस ऑफ डेंगू वायरस, कि वो जो है एक वेक्टर है, ठीक है जी। वेक्टर कहते हैं कि ट्रांसमिट करने वाला, एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला, ठीक है। जी बेटा, उसके शॉर्ट क्वेश्चन मेरे पास सारे मौजूद हैं, वो सारे ही आपको दिखाते हैं
ये लीजिए आपकी पहली शीट है, इसे जरा नोट डाउन कर लें। ये 5-5 मिनट आपके डिफरेंट शीट चलते जाएंगे, कुछ फिर इस तरह कल जो है वो आगे आपके ट्रांसफर होते ही जाएंगे, ठीक है। इन्हें आप लोगों ने देख लेना है और साथ साथ आप सुनते जाइएगा, या वीडियो आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। अब इसमें यह है कि बोर्ड के जो है वो पास्ट पेपर्स के वो भी लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से ये आया है, किस बोर्ड के पेपर में कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इस हवाले से आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल रही है, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं इस तरह से करके, ठीक है। इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और एवरी 5 मिनट्स के बाद स्लाइड जो है वो नेक्स्ट आपको शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। या तो इसे नोट डाउन कर लें या इसके पिक्स ले लें, या आप लैपटॉप पे भी अपने या मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके हर एक स्लाइड का। लैपटॉप अगर आपके पास है तो उसका स्क्रीनशॉट लेने का मेथड जो है वो आपके पास एक विंडो का साइन जो बटन है वो, और एक बिल्कुल टॉप के ऊपर एंटर से ऊपर जाए आप, प्रिंट स्क्रीन PRNTSCR ये एक बटन बना होगा, इन दोनों को आप कंबाइन प्लस करेंगे तो आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। स्क्रीनशॉट लें और फिर उसको आप जो है वो जूम करके देखें, जिस तरह भी आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रॉब्लम की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो मलेरिया है उसे हम देखते हैं। तो उस वक्त साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि बुरी हवा का और इस बुखार का कोई रिलेशन है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि इसका रिलेशन नहीं है, किस तरह है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट हाइपोथेसिस बनी, एक से ज्यादा हाइपोथेसिस बनी। कुछ कहते थे बुरी हवा का इसके साथ ताल्लुक है, कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि जो गंदे पानी के जौहर, मार्शी एरिया, दलदली इलाके, उनके करीब लोग सोते हैं उनको होता है, जो उससे दूर सोते हैं उनको नहीं होता। एक ये हाइपोथेसिस थी, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि जी जो लोग धुएं के करीब सोते हैं उनको नहीं होता, जो धुएं के करीब नहीं सोते उनको हो जाता है। और एक साइंटिस्ट ने कहा कि जो फाइन नेट के अंदर सोते हैं, मतलब जाली वाले नेट के अंदर, तो उन लोगों को नहीं होता, जो नेट के बाहर सोते हैं उनको होता है। अब देखिए ये डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं और हर हाइपोथेसिस की कुछ ना कुछ बेस है, और उस बेस की वजह से वो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है, तकरीबन तमाम ही ठीक है। अब लेकिन इसमें सर्वाइव कौन सी करेगी, जिसके पास मोस्ट एक्यूरेट रीजन होगी, जिसके पास मोस्ट एक्यूरेट रीजन होगी, ठीक है। क्वेश्चन 4 बेटा उसका लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21, राइट द स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन सीक्वेंस। वो सीक्वेंस में आपने सारे स्टेप लिखते नहीं हैं, उसमें आपके पास जो स्टेप्स हैं वो आपके पास लिखे हुए हैं। आई थिंक पेज नंबर 21 लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। उसके साथ आप एंड पे लिखते हैं कि जी थ्योरी एंड लॉ, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ, ये आप साथ में ऐड अप कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोग खुद से करेंगे गनवा, और आप बचे जूम, आप मैंने आपको बताया कि आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से इसे जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमारे पास अब साइंटिस्ट डिफरेंट वर्किंग कर रहे हैं। आंसर बेटा मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है अवैस, ठीक है जी। आपकी अपनी डिस्कशन है, कोशिश किया करें अपनी डिस्कशन ना करें, ठीक है जी। मैं इसकी पिक्स वगैरह आपको पोस्ट कर दूंगा, तो वो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से ग्रुप में भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट शीट हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं जिनके पास अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, आपको मैं इसका जो है ना वो फाइन प्रिंट अपलोड कर दूंगा, उसे आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आप कंसंट्रेट करें अपने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पे। तो देखें जी, इसे हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले वी नो मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये प्रीवियस डेज की बात है, अभी करंट डेज की ये बात नहीं है, बल्कि पुराने टाइम की बात है। उस वक्त मलेरिया इतना ज्यादा होता था, उस वक्त इसकी कोई ट्रीटमेंट भी एग्जैक्ट नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन अब जो है उसकी ट्रीटमेंट है, और उसी ट्रीटमेंट को कुछ ना कुछ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना वायरस के हवाले से भी। तो इसके अंदर व्हाट डू यू मीन बाय माला एंड एरिया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप इस चैप्टर के जितने भी हैं 30-35 के करीब हैं, वो आपको सारे जो है वो नजर आ जाएंगे, वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अपलोड भी कर दूंगा।
तो वहां से भी तमाम बच्चे देख लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये है कि इन द 17th सेंचुरी व्हेन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, आप सोशल स्टडीज वगैरह में पढ़ रहे होंगे। तो उस वक्त जो है यूरोप, और उस वक्त एक इसकी मेडिसिन होती थी, उसे हम बोलते थे क्विना क्विना, ठीक है, या कोनीन उसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो उस वक्त के कुछ मतलब मुझ जैसे आप कह सकते हैं कि वो लोग थे जो डिसऑनेस्ट थे, और वो काम करते थे इसी का कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इस मेडिसिन को लेके जाते थे। तो ऑब्वियसली जिस तरह आप अगर अब सोच सकते हैं कि कोरोना की कोई मेडिसिन बने तो उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड होगी, और उस चक्कर में अगर कोई फेक मेडिसिन भी सेल करना चाहे तो वो सेल आउट हो जाएगी। ये बात की बात, इसका इफेक्ट आए ना आए, ठीक है। तो कुछ इस तरह के लोग थे, डिसऑनेस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस तरह किया कि उसके साथ ये बेसिकली ना क्विना क्विना एक दरख्त की बाग थी, एक ट्री की बाग थी, दरख्त की ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसे हम बाग कहते हैं, स्किन बेसिकली जो होती है, उसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, तो उससे काफी रिलीफ हो जाता था बुखार में, ठीक है। तो अब भी जो मेडिसिन है वो क्लोरोक्विन के नाम से है, वो कोनीन है बेसिकली, जिसका क्लोरीन ऐड है, क्लोरोक्विन। इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है अभी तक, मतलब डिफरेंट मेडिसिन से हम ट्रीट कर रहे हैं कोरोना को, लेकिन एग्जैक्ट अभी तक 100% इफेक्टिव मेडिसिन जस्ट फॉर द कोरोना डिजीज इज नॉट अवेलेबल इन दिस मार्केट। द साइंटिस्ट डू स्ट्रगल, डू देयर बेस्ट फॉर द कोरोना वायरस, ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। तो लें जी, इसके बाद वो जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि एक उसके साथ मिलते जुलते दरख्त की छाल उन्होंने ली, उसका नाम था सिनकोना, ठीक है। तो वो उन्होंने सिनकोना को क्या किया, उन्होंने सिनकोना को सेल करना शुरू कर दिया जी, मतलब अपनी तरफ से 2 नंबरी किया उन्होंने, वो सिनकोना को सेल करना शुरू कर दिया क्विना क्विना बना। अब जो आगे से उसके परचेजर थे उन्होंने भी आगे पेशेंट्स को दे दी। तो देखा गया कि इस दफा जो मेडिसिन आई थी ना उसका इफेक्ट होना तो ये चाहिए था कि ना होता, लेकिन कुदरत कुछ और ही मंजूर था। जो नेक्स्ट मेडिसिन आई उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा था। जब उसका इफेक्ट अच्छा था तो वहां के साइंटिस्ट ने कहा उन लोगों को कि भाई आपने मेडिसिन कहां से जो है वो ला के दी है, इसका तो इफेक्ट ही बहुत अच्छा है। तो वो लोग सोच में पड़ गए, कहते कि ऐसा हमने क्या कर दिया, हमने तो ये जो मेडिसिन थी ये गलत भेजी थी, तो लेकिन ये तो ऐसा जब पता चला कि वो मेडिसिन, वो जो बार्क है उस दरख्त की, सिनकोना की, वो ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो गई सिस्टम के अंदर। तो अब 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक सिनकोना क्विना क्विना है और एक सिनकोना चल रहा है, ठीक है। तो ये उसकी ट्रीटमेंट के तौर पर तो ये क्विना क्विना के नाम से जो है वो जो है वो ट्रीटमेंट चल रही थी, ठीक है जी। बेटा ये आपके नोट्स जो है ना मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये नोट्स आपके अपलोड कर दूंगा, ये आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग फिर इसे देख लीजिएगा। इसके बाद बात है हमारे पास एक साइंटिस्ट नेक्स्ट थे ल्यूरॉन, उन्होंने क्या किया, काजेज ऑफ मलेरिया के ऊपर वर्क किया। ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट। उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया ब्लड के ऊपर। उन्होंने कहा कि मलेरियल पेशेंट के और सिंपल पेशेंट के, वो कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंट ग्रुप आ गई बात, कि जो मलेरियल पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट जिनको मलेरिया है, उनके ब्लड में एक स्मॉल क्रिएचर है, क्रिएचर कहते हैं मखलूक को, कि ऐसी कोई छोटी सी मखलूक है उनके ब्लड में। बेटा जिनको नोट्स का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उनको मैं बता रहा हूं कि आपको नोट्स जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो नीट एंड क्लीन होंगे, ठीक है, तो आपको उसमें इशू नहीं आएगा, तो वो आप लोग फिर देख लीजिएगा उसे। तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो आपके पास ल्यूरॉन था साइंटिस्ट, उसने क्या किया, उसने एक स्मॉल क्रिएचर डिस्कवर किया, एमसीक्यूज है, स्मॉल क्रिएचर डिस्कवर की इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट, मलेरिया के पेशेंट के अंदर उसने जो है वो डिस्कवर किया एक स्मॉल क्रिएचर। ये बेसिकली ना अमीबा ग्रुप से बिलोंग करता है, प्लाज्मोडियम, और इसका स्ट्रक्चर भी मैं कल इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा। प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर ट्राइंगल की तरह का होता है, डबल लेयर, ठीक है। तो अच्छा जी, जी बच्चों के मैसेज कुछ मैं देख रहा था। तो जो बात हो काम की, बहुत सारे मैसेज आते हैं, फिर जो काम का कोई मैसेज होता है किसी बच्चे का तो वो भी इसमें रह जाता है, क्योंकि आपके मैसेज इतने ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है।
तो खैर वो अलग डिस्कशन है, फिलहाल अपने टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है, तो उसने लेब्रॉन ने उस क्रिएचर को, स्मॉल क्रिएचर को नाम दिया जी, किस चीज का? उसने कहा कि इसका नाम हम रखते हैं जी प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम उसने नाम दिया, तो आज भी वही चल रहा है नाम उसने। ठीक है, तो उसके बाद इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मैनी डिफरेंट काजेस ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड बाय द टाइम देयर वर द मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। ये मेजर ऑब्जर्वेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आप बुक से भी मार्क कर लीजिएगा। 3-4 ऑब्जर्वेशन, मेजर ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट हुई कि मलेरिया जो है इनके साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट करता है, कि हो सकता है यही चीजें इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, उसमें फिर ये किया गया कि मलेरिया एंड मार्शी एरिया हैव सम रिलेशन। दलदली इलाका, मार्शी एरिया कहते हैं ऐसा इलाका जहां पे बहुत देर तक पानी खड़ा रहे और वहां पे दलदल बन जाए, नरम मिट्टी जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा और स्मेल वाली। तो उसने कहा कि मार्शी एरिया और मलेरिया का कोई ताल्लुक है, अब वो क्या है ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ, इसके लिए फर्दर वर्किंग की जरूरत है। ठीक है बेटा, अभी तो जो है ना इतना वेल एक्सप्लेन नहीं हो रहा, क्योंकि कंसंट्रेशन मोबाइल की तरफ भी होती है, जहाँ पे आपके मैसेजेस देख रहे हैं, स्लाइड भी चलानी होती है, टाइम भी देख रहे हैं, बुक भी देख रहे हैं, माइक भी पकड़ा हुआ है, बच्चों के प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। तो इतनी सारी जगह पे कंसंट्रेशन के बाद बहुत सारी ना डिस्टर्बेंस ही हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश की जाती है कि अच्छा आपको गाइड किया जाए। उसके बाद है जी क्विनीन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ट्रीटिंग ऑफ मलेरिया। क्विनीन इज इफेक्टिव ड्रग, ये तो मतलब क्लियर बात थी कि ये एक इफेक्टिव ड्रग है। ड्रग कहते हैं मेडिसिन को बेसिकली ना। ठीक है बेटा, तमाम बच्चों से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फजूल एसएमएस ना करें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बाद में बताने, शॉर्ट क्वेश्चन आपको है, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चन में इशू आ रहा है मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब जो सिस्टम है इसमें मेरे मैसेजेस आ जाएंगे, तो आपको वहां पे वो क्लियर होगा, तो वहां पे आप लोग देख के उसे जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, उसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आप कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्श डज नॉट काजेस मलेरिया। दलदल का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। मतलब कुछ वॉलंटियर उस टाइम में इस तरह के आए थे, वो कहते कि अच्छा जी एक्सपेरिमेंट करना है, हम अवेलेबल हैं, हो सकता है अगर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए तो पूरी दुनिया जो है वो बच जाए, जिंदगी इंसानियत बच जाए, तो बड़ी बात होती है अपने आप को वॉलंटियर करना। तो उन्होंने कहा था तो ये बेटा क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो वहां पे आप उसे देख लीजिएगा। कंट्रोल ग्रुप भी है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि मार्शी एरिया और मलेरिया का मतलब उसका पानी में, वो जो वॉलंटियर्स लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस दलदली इलाके का या दलदल का पानी पिया। अब पानी पीने से तो उनको मलेरिया नहीं हुआ, वॉलंटियर किया था, अगर हो गया तो पता चल जाएगा ना, बेसिकली तो ये था कि फाइंडिंग हो जाएंगी, पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए ये हुआ कि उन वॉलंटियर्स ने उस पानी पिया लेकिन उनको इफेक्ट नहीं हुआ। इससे फिर ये प्रूव हो गया कि पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, मतलब पानी के अंदर कोई ऐसा जरासीम नहीं है जिसकी वजह से जो स्टमक में जाके डिजीज कर रहा है, किसी और वजह से हो सकता है। मतलब वो स्टमक के थ्रू ब्लड में नहीं गया, ब्लड में प्लाज्मोडियम डिस्कवर हो चुका है, वो नॉर्मल पेशेंट में, नॉर्मल पर्सन में नहीं है, जबकि पेशेंट में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे एक मसला आ गया कि जी पानी से डायरेक्ट इसका ताल्लुक नहीं है, मतलब कोई है सही रिलेशन, क्योंकि उसके करीब रहने वाले लोग, ये जी नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 22 से, इसे भी आप देख लीजिएगा, बाकी मैं अपलोड कर दूंगा। जिन बच्चों को नजर आ रहा है, जिनका नेट कनेक्शन कोई अच्छा है थोड़ा बहुत, तो उसे जो है वो देख सकते हैं। फर्दर मोर जिनका थोड़ा वीक है तो वो उनके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पे आपको क्लियर मिल जाएंगे। ठीक है, फातिमा वेलकम। गाइड आपको बेटा ये है कि गाइड आपको ये कर दिया campus.pk पे लॉग इन हो जाएं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सिस्टम को बेटर बना रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये मेडिसिन का नेम है, क्विनीन जो है ना, क्वीना क्वीना कहते हैं, ये एक मेडिसिन नेम, कॉमन नेम। जिस तरह आपका नाम जैनब है, जैनब क्यों है, आपका नाम बुशरा क्यों नहीं है, तो कोई रीजन नहीं है इसकी, मतलब सिंपल जो नाम शुरू से चल पड़ता है उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो है
वो फर्दर ऑब्जर्वेशन ये आई कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट, कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया के पेशेंट जो हैं उनके ब्लड में देखा गया है। कि इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मोडियम इज अ काजेज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, ये प्रूव हो गया। क्योंकि जितने पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था और जितने पेशेंट नहीं थे उनके ब्लड में नहीं था, उनको फीवर नहीं था। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास एक हाइपोथेसिस बन गई। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या थी? प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, रीजन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिडक्शन आती है। रिडक्शन अब इफ एंड देन लॉजिक कुछ बच्चों को जो समझ नहीं आ रहा था तो उसे हम देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस जो है, रिडक्शन जो है आगे बन रही है उसमें, इफ प्लाज्मोडियम इज अ काजेज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, देन ऑल द पर्सन, मैंने आपको बताया था इफ एंड देन लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं। इफ प्लाज्मोडियम इज अ काजेज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द पेशेंट, देन ऑल द पर्सन ill with malaria should have plasmodium in their blood। अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो इसका मतलब है ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम पेशेंट जो मलेरिया की, जिससे हम कहते हैं कि मलेरिया, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये स्पेसिफिक टू जनरल है। पहले एक पर्सन की हमने बात की, उसमें प्लाज्मोडियम है, फिर हमने सब की बात की, उनमें भी होना चाहिए। दिस इज अ रिडक्शन, इसको हम कहेंगे कि ये रिडक्शन हमने बनाई है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर हम कल इंशाल्लाह बात करेंगे। आज का टाइम भी काफ़ी हो गया। कुछ आपके मैसेजेस वगैरह रीड आउट कर लूँ। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं? बेटा ग्रोथ हार्मोन अवैस, अब आपकी लक है, किसी का मैसेज मेरे सामने आ गया, उसको मैंने पढ़ लिया। कोशिश करता हूँ किसी बच्चे का मैसेज ना रहे, लेकिन आपकी अपनी कन्वर्सेशन काफ़ी होती है। ग्रोथ हार्मोन बेटा बॉडी के अंदर बनते हैं सोमेटोट्रोफिन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, सोमेटोट्रोफिन भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे प्रिपेयर करता है। ये इसके बारे में कभी डिटेल बात कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। ये आर्टिफिशियली भी मिल जाता है लेकिन आमतौर पर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। और ग्रोथ हार्मोन को जो है वो हम जो है वो नॉर्मली विदाउट परमिशन ऑफ फिजिशियन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बता दिए हैं, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। 3 पेज आपके पास आ गए हैं, तो आज मैं इंशाल्लाह अपलोड भी कर देता हूँ सारे बुक के शॉर्ट, सारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का लेक्चर का एडमिशन, अबाउट माय एडमिशन, बेटा आपका एडमिशन हो गया फातिमा। इफ यू आर लॉग इन campus.pk, यू आर एडमिटेड इन campus.pk। हमने कितनी शॉर्ट क्वेश्चन, बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, सारे के सारे ही आपको बता देंगे जो जो करने हैं। ये जितने शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने करने हैं, फिर वक्त आपको इन्हीं में से पेपर में आ सकते हैं। कंट्रोल ग्रुप, बेटा एक कंट्रोल ग्रुप का मैंने आपको बताया था, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। फर्दर भी हम एक्सप्लेन कर देंगे कल इंशाल्लाह, मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी टाइम का जो है इशू है। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बताए हैं फिल वक्त आप यही याद कर लें। टेस्ट का सिलेबस बेटा वो आपको जो है ना टीचर असिस्टेंट वो आपको बता देंगे। ठीक है। क्यूलेक्स की भी हमने बात ही नहीं की, तो ठीक है बेटा। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन कुछ रह गए हैं, कुछ के हो गए हैं। मेरे लिए सब बच्चे इक्वल हैं, तो इसलिए डोंट माइंड। मेरी पूरी कोशिश होती है तमाम बच्चों के हर क्वेश्चन का आंसर किया जाए, लेकिन बहुत सारे आपके अपनी डिस्कशन भी होती है। ठीक है। तो इसलिए वो साथ साथ चलता रहता है। ठीक है। जी बेटा वो मैं देखता हूँ कहाँ अपलोड, अपनी प्रोफाइल पे कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है। नहीं बेटा बोर्ड का एडमिशन आपका यहाँ से नहीं जाएगा। बोर्ड के एडमिशन के लिए आपको किसी वेबसाइट पे भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन, प्राइवेट एडमिशन अगर भेजना है, नहीं तो आप किसी एकेडमी या किसी स्कूल के थ्रू जो है फातिमा वो एडमिशन भेजें लाजमी तौर पर। वहां से रजिस्ट्रेशन अपनी बोर्ड को भेजें, जो भी आपका बोर्ड है, तो वहां से फिर आपका एडमिशन जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी सारी चीजें थी जी बच्चे। आपका क्वेश्चन काफी मैंने आंसर कर दिए हैं। मंडे को टेस्ट है। ठीक है बेटा। सिलेबस आपको टीचर असिस्टेंट बताएंगी। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर का टाइम खत्म हुआ। आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।